मैं वहाँ से भागा नहीं। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी, मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन तब तक वो बाइकर वहाँ से भाग गया। तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो मुझे पीटते, क्योंकि मेरी बड़ी गाड़ी है। फिर उन्होंने एक धमकी दी मुझे कॉल पे। वो कहते हैं तेरे को ज़िंदा रहना है कि नहीं। एक हिंट मिल गया था कि सागर और जो उसके रिलेटिव हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं पुलिस में, और आगे की कॉन्वर्सेशन शायद इतनी इजी ना हो। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अपने अर्ली एजेस में थे उनकी डेथ हुई थी। जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो कहा जाता है कि संयम से काम लेना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, रोड रेज नहीं करना चाहिए। मेरी भी यही राय है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। लेकिन आप में से कितनों को पता है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जब आपकी कार डैमेज हो जाए किसी दूसरे की गलती की वजह से, तो क्या होता है? यही इस वीडियो का एजेंडा है। एक भी सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 1 सालों में, ये सब बताऊँगा आपको। इसमें क्या सही क्या गलत है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको क्या मोटिवेट करेंगी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए, और क्या डीमोटिवेट करेंगी, ये आप डिसाइड कीजिएगा। पिछले 1 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जब दूसरे की गलती की वजह से मेरी कार डैमेज हुई, और दोनों ही केस में मुझे एफआईआर फाइल करना पड़ा। तो बात एफआईआर तक कैसे पहुंची और क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट इंसिडेंट की, जो अभी 2 दिन पहले हुआ है। डेट नवंबर 10th, टाइम अराउंड 5:18 PM इवनिंग, प्लेस यरवदा पुणे। मैं कार ड्राइव कर रहा था, फैमिली भी साथ में थी। मैं राइट सिग्नल देता हूँ यू टर्न के लिए, ट्रैफिक लाइट भी ग्रीन थी, और एक बाइकर लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करता है और बिल्कुल यू टर्न के पॉइंट पे आके वो गाड़ी रोक देता है, और सडनली वो सामने आता है। मुझे टाइम नहीं मिलता ब्रेक लगाने को, और एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी कार डैमेज होती है, ये मुझे समझ में आ गया था। मैं कार रोकता हूँ वहाँ, मैं वहाँ से भागा नहीं। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी, मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन तब तक वो बाइकर वहाँ से भाग गया। मेरी कार का फ्रंट बम्पर डैमेज होता है, फट गया है वो, और उसे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि उस स्पॉट पे अगर भीड़ जमा हो जाती 20-25 लोगों की, तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो मुझे पीटते, क्योंकि मेरी बड़ी गाड़ी है। हमेशा समझा जाता है कि दिक्कत बड़ी गाड़ी की होगी, बट ऐसा हुआ नहीं थैंकफुली। और मेरे पास फुटेज भी था, क्योंकि मेरे कार में डैश कैम है, जहाँ जो आप देख पा रहे होंगे कि गलती किसकी है। इसके बाद मैं वापस घर आता हूँ। मैंने वो फुटेज एक्सट्रैक्ट किया और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस इंसिडेंट के लिए मुझे यरवदा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा पुणे, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ये इंसिडेंट हुआ था, जो कि सही बात है। लेकिन जो पुलिस स्टाफ थे उन्होंने मुझे हेल्प किया उस व्हीकल के ओनर के डिटेल्स फेच करने में, और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि मैं इनको कॉल कर सकता हूँ सेटलमेंट के पर्पज़ से। तो मैं उनको कॉल करता हूँ। वो पल्सर बाइक एक सागर नाम के बंदे पे रजिस्टर्ड है। तो मैंने सागर को कॉल किया, उनकी वाइफ ने फ़ोन पिक किया। मैंने उनकी वाइफ को पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया और उनसे पूछा कि अगर सागर मुझे कॉल बैक कर सके एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। सागर का कॉल बैक आता है विद इन 5 to 10 मिनट्स। मैंने उनको इंसिडेंट के बारे में बताया, उनको वीडियो भी भेजा व्हाट्सएप पे। तो पहले तो वो बातें घुमा रहे थे, वो बार बार पूछे जा रहे थे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम है, क्यों मैंने उनको कॉल किया। तो ऐसे बातें चलती रहीं कुछ देर तक, और फिर उन्होंने एक धमकी दी मुझे कॉल पे। वो कहते हैं तेरे को ज़िंदा रहना है कि नहीं। इसके बाद मैं समझ गया कि ये कॉन्वर्सेशन एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ से सोल्यूशन नहीं मिल सकता। ये इंसान समझदारी की बातें नहीं कर रहा है और कुछ फ़ायदा नहीं होगा यहाँ बात करने को।
मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मैं पहुंच गया यरवदा पुलिस स्टेशन, जो मेरे जगह से करीब 13-14 किलोमीटर दूर है। यरवदा पुलिस स्टेशन का नाम आपने पिछले कुछ महीनों में सुना होगा, इंडियन न्यूज़ में और इंटरनेशनल न्यूज़ में भी। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अपने अर्ली एजेस में थे उनकी डेथ हुई थी। जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उसे पुलिस स्टेशन में बिठा के पिज़्ज़ा बर्गर्स खिलाए जाते हैं। उस केस में लॉ एंड ऑर्डर कितने अच्छे से फॉलो हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है, भारत के लोग भी और बाहर के लोग भी, जहां ब्लड सैंपल्स तक बदल दिए जाते हैं और 2 पुलिस स्टाफ भी सस्पेंड होते हैं इस केस में। तो मैं यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंचा और मैं एक पुलिस स्टाफ से मिलता हूं जो फ्रंट डेस्क पे थे। उन्होंने मेरे सामने सागर को कॉल किया। कुछ देर बातें चली और ये पता चला कि सागर उस वक्त अहमदनगर में थे, जो पुणे से करीब 100-120 किलोमीटर दूर है, और पुणे में उनके एक रिलेटिव वो बाइक चला रहे थे। और फिर पुलिस स्टाफ ने उनसे उनके रिलेटिव का नंबर भी लिया। फिर पुलिस स्टाफ ने उनके रिलेटिव को कॉल किया और इंसिडेंट के बारे में बताया और बोला पुलिस स्टेशन आने को। उनके रिलेटिव कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। और फिर मैं वेट करने लगा। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, बट वो पुलिस स्टेशन पे नहीं आए। इसके बाद जब पुलिस स्टाफ दोबारा उसे कॉल करते हैं, सागर के रिलेटिव को, तो सागर एक कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता है एक पीएसआई लेवल के पुलिस स्टाफ के साथ, और इसके बाद बातें होने लगती है उस पीएसआई ऑफिसर के साथ। फिर मैं जो पुलिस स्टेशन में था, जो स्टाफ थे मेरे सामने, उन्होंने अपना फ़ोन दिया मुझे और बोला बात करो। मैंने बात किया तो जो पीएसआई बात कर रहे थे कॉल पे, उन्होंने मुझसे इंसिडेंट के बारे में पूछा। मैंने ब्रीफली उनको डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए, मैं यहाँ रहूँगा, मतलब पुलिस स्टेशन में रहूँगा, और बातें करेंगे, जो भी आपके डैमेजेस हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो फिर मुझे एक हिंट मिल गया कि जो सागर हैं या उनके रिलेटिव है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स कहीं से निकाले होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कॉन्फ्रेंस कॉल पे इन्होंने बात करवा दिया। तो ऐसे हुआ कि बस कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हो गई और कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, बस मेरे अलावा। इसके बाद पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले मैंने पुलिस स्टाफ से सागर के रिलेटिव का नंबर लिया और मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि आप स्पॉट से भाग क्यों गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है, वो टेंशन में थे और वो वहाँ से चले गए। हालांकि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की एक्सीडेंट को लेके और उन्होंने सॉरी भी बोला। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सेटलमेंट के लिए कब आओगे। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें बुला रहे हैं अभी और उन्हें जाना पड़ेगा और वो मुझे कॉल बैक करेंगे, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। इसके बाद कोई कॉल बैक नहीं आता। तो एक हिंट मिल गया था कि सागर और जो उसके रिलेटिव हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं पुलिस में, और आगे की कॉन्वर्सेशन शायद इतनी इजी ना हो। तो फिर मैं वापस चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब 11 नवंबर, मैं करीब सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूं। मैंने करीब 1 घंटे वेट किया उस पीएसआई का जिससे मेरी बात हुई थी पिछले रात, बट वो नहीं आते हैं। बट एक दूसरे पीएसआई होते हैं जिनसे फिर मेरी बात होती है। मैंने उनको स्टोरी नैरेट किया, वीडियो भी दिखाया। इसके बाद वो करीब 5 से 6 कॉल करते हैं सागर के रिलेटिव को, बट वो कॉल्स पे आंसर नहीं देता, एक भी कॉल रिसीव नहीं करता वो। उन्होंने सागर को भी कॉल किया और वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ। ऐसे कॉल्स करते करते और बातचीत में करीब 1 घंटे और बीत जाते हैं, लेकिन सागर के रिलेटिव जो हैं वो कॉल्स आंसर नहीं करते। ऐसे केसेस में जनरली कहा यह जाता है कि जो सबसे पहला स्टेज होता है सॉल्यूशन निकालने का, मैटर को सेटल करने का, वो होता है आपस में बातचीत और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब सामने वाली पार्टी ही आपके पास नहीं है,
वो भाग गई है और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है, आप किससे बातें करोगे, किससे बातचीत करोगे, किससे आप सेटलमेंट की बात करोगे। और हाँ, रात को घर जाने से पहले मुझे कुछ और थ्रेटनिंग मैसेजेस आ गए थे सागर के मेरे व्हाट्सएप पे, जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मैंने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात कही थी, वो उसके कुछ सिम्टम्स मैंने ऑब्ज़र्व किए, बट नॉट एनीथिंग मेजर, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स थे, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा था, सफिशिएंट एविडेंस भी था मुझे प्रूव करने को कि मेरी गलती नहीं है, तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और एंड में एफआईआर ही एक ऑप्शन था, क्योंकि जो बाइकर है सागर के रिलेटिव, वो कॉल्स आंसर नहीं कर रहे थे। इसके बाद एफआईआर फाइल होती है, जिसमें और करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं। 7 धाराओं में एफआईआर रजिस्टर होती है। तो जो रूल्स फॉलो कर रहा है, कार भी उसी की डैमेज होगी, घाटा भी उसी का होगा, भागा दौड़ी भी उसकी होगी, पुलिस स्टेशन में टाइम भी वही स्पेंड करेगा, और इंश्योरेंस भी वो अपना ही यूज़ करेगा गाड़ी ठीक करने के लिए, और अपना जो नो क्लेम बोनस का हिट होता है वो भी वही लेगा। और जिसकी गलती है वो घर बैठे कॉन्फ्रेंस कॉल्स लगाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे धमकियाँ देंगे। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना है या लॉ फॉलो नहीं करने वाला। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो रोड के ठीक दूसरे साइड 2 ट्रैफिक पुलिस स्टाफ्स थे जो सामने नहीं आए। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस स्टाफ खड़े हैं दूसरे साइड पे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एफआईआर की, जो लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी, डेटेड December 3rd, 2023। वो भी टेक्निकली एक हिट एंड रन का केस था और करीब 1 साल होने को आए हैं। इसके लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी अराउंड 13-14 minutes. So please watch the part 2, the first hit and run case that happened in December 23. And thank you for watching Motors and Roads.